सात तो मानव मानव के बीच में 7 संबंध है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन में बार-बार लिखा गया है और हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ये वाला ज़िक्र पहले भी हुआ है। तो अब आने वाले कुछ पेजेज़ में एक-एक संबंध के ऊपर आदरणीय नागराज जी ने ऑलमोस्ट एक-एक पेज जो है वो लिखा है। हम पूरा उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और मेरे को लग रहा है कि हम सब ज़िंदगी के जिस पड़ाव पर खड़े हैं और जो हमारी जिज्ञासाएँ हैं, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन जो है संबंधों वाला, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी रहेगा। मेरा सिर्फ एक मन था कि इसका ना मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट जो है ना अलग से रखना चाहता था। जिस तरीके से मैंने अभी तक 7 संबंधों को देखा, तो इसको ना इस पुस्तक पे अभी हम थोड़ी देर के बाद में आएँगे। मैंने जैसा 7 संबंधों के बारे में कई बार कुछ प्रश्न आते हैं, हम लोगों के शुरू से प्रश्न रहे, तो ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे कह सकते हैं कि मानव-मानव में सिर्फ 7 ही संबंध हैं, है ना? इसको हम अपने में फ़ील कैसे करें? कहीं मतलब कुछ जितनी क्लियरली हम इस चीज़ को देख पाएँ उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने एक प्रेज़ेंटेशन के रूप में ना पावर पॉइंट के स्लाइड्स के रूप में इसको थोड़ा-सा रखा और मुझे लग रहा था कि आपके साथ में मैं थोड़ा-सा शेयर करता हूँ इसको, ताकि हम अपनी अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से हमने अभी तक बिताया है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ के साथ में, ये 7 संबंध बनते हैं, इसको हम ना ज़िंदगी के हर एक मंजिल के साथ में, हर एक पड़ाव के साथ में हम इसको रिलेट कर पाएँ। तो मानव-मानव परस्परता में 7 संबंध, इसको अगर हम देखें, तो ये 7 संबंध है ना, पेरेंट चाइल्ड, भाई-बहन, भाई-बहन में भाई-भाई, बहन-बहन भी आ जाता है। मित्र-मित्र, गुरु-शिष्य, साथी-सहयोगी और फिर समग्र व्यवस्था संबंध और पति-पत्नी संबंध। ये जो थे, ये हमने अभी मानव व्यवहार दर्शन में ये 7 संबंधों की लिस्टिंग हमने देख ली थी। इसको अब हम रियल लाइफ में एक बार अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो हम सब अपने घरों में, अपने बचपन से लेके देखें कि क्या ये हमारे साथ भी ऐसा ही एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, और फिर हमारी भी किसी समय पे आके शादी हुई और फिर हमारे बच्चे हुए, तो हमारे पास में बिल्कुल इमीडिएटली देखने के लिए 2 एग्ज़ाम्पल्स रहते हैं। अपने बचपन से लेके और फिर हमारे बच्चों के बचपन से लेके हमने बिल्कुल इसको जो है ना एक बार रिलेट करने की कोशिश करी। तो इसमें तो किसी भी तरह का कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है ना? उसका पोषण संरक्षण के लिए उसके घर के जो बड़े हैं और उसको जो बड़े हैं जो उसका पोषण संरक्षण करते हैं, उसी को शुद्ध रूप से माता-पिता के रूप में पहचाना गया। तो एक तो माता-पिता बायोलॉजिकल माता-पिता हुए बच्चे के, लेकिन साथ में एक जो है ऐसा भी कहा है कि यहाँ पर जितने भी संबंध जो हैं, वो उस कैटेगरी के हैं जो कि जैसे अब हम चाचा-चाची, मामा-मामी, बुआ-फूफा, इन संबंधों को किसमें रखेंगे, तो ये भी जो है ये माता-पिता तुल्य संबंध ही मध्यस्थ दर्शन में बोला गया है ना? वो भी जो है इस वाले एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। तो बच्चा जो है वो माता-पिता संबंध के में ही जन्म लेता है ना? माता-पिता हैं तो बच्चा है। ये हमारे पे भी लागू था, ये हमारे बच्चों पे भी लागू है और ये दुनिया के हर बच्चे के साथ में लागू। और साथ में बड़ी क्लियरली ऐसा भी दिखता है, हमने भी देखा है अपने घरों में कि बच्चा जब पैदा होता है, तो या तो उसके पैदा होने से पहले ही घर में उसका कोई भाई-बहन है ना? या बच्चे के पैदा होने के कुछ समय के बाद में वो एक सगे भाई-बहन के रूप में किसी को देखता है, और कई घरों में ऐसा भी होगा कि सिर्फ़ अगर एक ही बच्चा है, तो भी फिर चाचा का बच्चा, बुआ का बच्चा, है ना? ये सब लोग जो हैं, इनको भी हम भाई-बहन के रूप में, बच्चा बिल्कुल अपना एक न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है, वेरी सून, अभी उसको ज़िंदगी की कोई समझ नहीं आई है, लेकिन साल 2 साल का होते-होते पहले दिन से लेके बड़ी आसानी से कुछ ही महीने में जो है वो इन संबंधों को, माता-पिता संबंध को और भाई-बहन संबंध को जो है वो पहचानना शुरू कर देता है। परंपरा में जो घर के बड़े हैं, वो इन संबंधों से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। है ना? तो ये संबंध ऐसा है, क्या सिर्फ इंडिया में है या ये सार्वभौमिक संबंध है? क्या लगता है? यूनिवर्सल संबंध ही लग रहे हैं ना? मतलब ऐसा तो है नहीं, मतलब अगर अगर हम इसको सिंपली देखें तो कोई एक कबीला हो, कोई आदिवासी हो, जो बिल्कुल जंगल में रहते हो, 100 लोगों का कबीला हो,
वहाँ पर भी एक बच्चा पैदा होगा तो वो किसी माता-पिता संबंध के साथ में होगा और उसके जो है, जो भी उसके बाकी ऐसे परिवार में जो है उसकी उम्र के और भी जो बच्चे हैं उनको वो भाई-बहन के रूप में ही रखा जाता है या रखा जाता होगा, ऐसा हमारी कल्पना में आता है। तो अपनी ज़िंदगी को बढ़ते हुए हमने फर्स्ट एंड सेकंड 7 संबंधों में से ये वाले 2 संबंध जो है इसको हमने ऐसा अब बच्चा थोड़ा-सा और बड़ा होता है, ठीक है? तो कोई स्टेज ऐसी आती है जैसे जिस समाज में हम जी रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चा 3 साल के आस-पास हो और हम किसी तरीके से उसकी एजुकेशन शुरू कर दें, है ना? बच्चा किसी प्ले स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर 5 साल का होते-होते, 6 साल का होते-होते किसी फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू करता है, तो बच्चे का परिचय बड़ी आसानी से एक टीचर से हो जाता है, ठीक है? तो ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ये गुरु वाला संबंध देखा और ये जो इस उम्र तक बच्चा होता है, ये जो है ये घर से बाहर निकलना शुरू करता है और उसको बड़ी आसानी से अपने आस-पास भी जो है वो अपनी उम्र के बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं, जिनके साथ में वो पार्क में खेलता है, मतलब उनके साथ में खेलते हुए बड़ा होता है और उनके साथ में रहते हुए भी बड़ा कुछ सीखने समझने का जो है वो बच्चे को मिलता है। मतलब सारा कुछ सिर्फ घर की चारदीवारी में बैठकर नहीं हो पाता है। तो बच्चा जो है वो दूसरे अपनी उम्र के बच्चों के साथ में जब खेलना शुरू करता है, क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर भी उसको अपनी उम्र के और बच्चे दिखते हैं। उनके साथ में वो एक मित्र वाला संबंध भी बनता है। तो अब थोड़ा-सा बच्चे की उम्र बढ़ी तो गुरु शिष्य संबंध और मित्र मित्र संबंध इसको हमने देख पाए कि ये भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था और हमारे बच्चों के साथ में भी इसको हमने सीरियल नंबर 3 सीरियल नंबर 4 या संबंध 3 संबंध 4 के रूप में पहचाना। अब एक स्टेज और आती है कि बच्चा और बड़ा होता है ना? टीनेज में पहुंच गया, 20s में पहुंच गया, उसकी एजुकेशन काफी आगे बढ़ गई या पूरी होने वाली स्थिति में आ गई, उसने कहीं पे जॉब करना शुरू कर दिया, तो तब उसको पता चलता है कि जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो वहां पर भी मेरे ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं। तो जो ऑफिस में जाता हूँ या किसी भी तरीके से मैं समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ, भागीदारी करता हूँ, तो वहाँ पर साथी सहयोगी संबंध जो है वो जो है बड़ी आसानी से दिखता है। और बच्चा ज़रूरी नहीं है कि जब वहाँ पर जाए तभी उसको दिखता है, अभी अपनी एजुकेशन में भी है तब भी उसको दिखना तो शुरू हो जाता है ना? वो अपने मम्मी-पापा के, अपने से और बड़ों के जो ऑफ़िस में कोलीग्स वग़ैरह हैं उनकी बातें सुनता है, घर में बड़े बात करते हैं, मेरे ऑफ़िस में ये है, वो है। तो साथी सहयोगी रहता है कहीं पर, एक ऐसा संबंध जो है वो बच्चे का उससे परिचय होता है और फिर एक पूरी सामाजिक व्यवस्था है, सरकार है, पुलिस है, बैंक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये भी बच्चा देख ही पाता है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना? मार्केट्स चल रही हैं, ये सब कुछ जो है, ये एक सामाजिक ताने-बाने के रूप में बच्चा जो है इसको भी एक समझता है और अपना संबंध इस व्यवस्था के साथ भी पहचान पाता है ना? और जब ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था से मेरी कुछ अपेक्षाएँ थी, वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर जो है शिकायत से जो है शिकायत के रूप में वो व्यक्त होता है। तो उसमें जो है वो शिकायत सरकार के प्रति हो सकती है, पुलिस के प्रति हो सकती है, बैंक के प्रति हो सकती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति हो सकती है, शिक्षा व्यवस्थाओं के प्रति हो सकती है और अगर वो चीज़ें ठीक चल रही होती है, तो फिर मन में एक अच्छा भाव भी रहता है कि हाँ, अब मैं व्यवस्था में जी रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि अव्यवस्था में जी रहा हूँ। तो इन दोनों को जो है संबंध 5 और संबंध 6 के रूप में रखा, है ना? ये साथी सहयोगी संबंध और एक समग्र व्यवस्था से भी हम इस संबंध से भी हमारा परिचय होता है। अब इतना होते-होते ये जो हमने सेंटर में बच्चा नाम लिखा हुआ है, इसको अब हम चेंज करके युवा लग कह सकते हैं ना? जैसे हम स्लाइड में देख भी रहे हैं, पहले हमने इसको बच्चा लिखा हुआ था, अब इतना ये 6 संबंध पहचानते-पहचानते बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई, उसको अपना ज़िंदगी का लक्ष्य पता चला, है ना? और वो जो है वो किसी तरीके से व्यवस्थाओं में भागीदारी करने के लिए तैयार हो गया। ये शुरू के जो 20-25 साल थे, ये एक्चुअल में पर्पज़ यही था कि व्यवस्थाओं में भागीदारी करने की तैयारी करवा पाएँ हम बच्चों की, इस बड़े होने के प्रोसेस में। अब ये हो गया युवा और एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें लगता है कि भई हाँ, ये शादी के रूप में इनको विवाह संबंध का भी जो है वो परिचय जो है वो बनता है।
तो अब ये युवा जो है, अब ये पति-पत्नी संबंध में भी पहुँच जाते हैं, है ना? अगर ये युवा लड़का था, तो एक पत्नी संबंध के साथ में जुड़ेगा, अगर ये लड़की थी, तो एक पति संबंध के साथ में जुड़ेगी और यहाँ पर आके संबंध नंबर 7 में जो है, एक पति-पत्नी संबंध के रूप में जो है संबंधों का परिचय रहता है। और फिर अगली पीढ़ी जो है वो आती है। तो जो हम एक बच्चे से शुरू हुए थे बीच में, वो एक हमने पूरी एक जनरेशन को देखते हुए वो अगले एक जनरेशन के बच्चे तक पहुँचे और पूरा का पूरा लाइफ के इंटरैक्शंस में ये 7 संबंध दिखे। अब हम सब अपनी-अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में इसको जोड़ते हुए इस प्रपोज़ल को ऐसा देख पाएँ कि क्या इससे हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो रिलेट हो पाती है या कुछ संबंध ऐसा है जो इसमें लिखा गया है लेकिन हमें समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा है कि हमने ज़िंदगी में महसूस किया था, इस स्लाइड में पकड़ में नहीं आया है, इन 7 संबंधों में नहीं आया है ना? ये अगर हम एक बार अपने में जाँच के देख लें, एक बार वेरीफ़ाई करके देख लें कि हाँ, ये इस तरह से हम 7 संबंधों को ज़िंदगी में देख रहे हैं। तो इतना जो है वो मेरे को लगा कि एक बार आपके सामने हल्का-सा बैकग्राउंड जो है ना रख देते हैं और फिर वापस बुक पे जाएँगे। तो इतना ठीक लग रहा है? हाँ जी, बढ़िया भैया। महेश भाई, गुरलीन जी, राहुल भाई, बढ़िया भैया, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी भैया। ठीक है ना? मतलब ये 7 ही संबंध है, इसको हम अपने में ना ये कई बारी मेरे को ऐसा लगता है कि वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत भी है। कहीं किसी तरीके से ऐसा ना लगे कि भैया एक हल्के में बात निकल गई और दूसरा जो है इन सातों संबंधों को हम अपनी लाइफ़ स्टेजेज़ के हिसाब से भी थोड़ा-थोड़ा एक बार प्लेस कर पाएँ। तो ये सबसे पहले बाय चांस ऐसा हुआ था कि एक सोम भैया सॉरी श्रवण भैया कहीं पे जो है ना एक सेशन ले रहे थे, तो संजना वहाँ पर बैठी हुई थी। तो संजना घर में आई और आके कहती कि श्रवण भैया ने ना बहुत अच्छा सेशन लिया संबंधों के ऊपर। मैं कहा, अच्छा। फिर हमें लगा कि श्रवण भैया कौन से दूर हैं, दिल्ली में ही हैं। तो हमने फिर श्रवण भैया को एक बार बोला कि भैया मिलते-जुलते तो रहते ही हैं, अब एक बार घर दोबारा से आइए और जो सेशन संजना को बहुत अच्छा लगा है, ये हम सबको भी बहुत अच्छा लगे तो आइए और हमारे घर में हम सबको ये वाला से तो श्रवण भैया फिर अपने परिवार के साथ हमारे घर आए और उन्होंने जो 1 घंटा लगा कर के बिल्कुल इसी तरीके से वो मेरे से भी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रख पाए। मैं तो उसको ब्रीफली जितना मेरी पकड़ में आया, जितना मेरे को लगा, उतना एक स्लाइड के रूप में रख पाया। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम ना ये संबंधों को अपनी लाइफ के साथ में एक टोटैलिटी में जब देख पाते हैं, तो थोड़ा-सा और जो है पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। तो मुझे अच्छा लगा था इसलिए मेरा मन था कि आपके साथ में भी एक बार इसको इस तरह से शेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम बुक को जो है वो शुरू करते हैं वापस जाके। प्रतिभा दीदी ठीक लग रहा है इतना? आप भी हैं साथ में? जी भैया। ठीक लग रहा है ये बिल्कुल मतलब बात इसमें कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है ना लाइफ से? नहीं भैया, ये तो ठीक लग रहा है पूरा। शालिनी दीदी? भैया मैं पूरा सुन नहीं पाई, इसको मैं दोबारा सुनूंगी। एक्चुअली मुझे संबंध पूरे अच्छे से सुनने थे, मैं ओके, थोड़ा कोई कुछ कोई मालूम बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो 7 संबंध है ना उन्हीं को हमने एक ब्रीफली लाइफ स्टेजेस के हिसाब से रखा है यहाँ पे। जितना आपका मिस हो गया इसको बाद में आप देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है? तो इसको जो है अब हम वापस बुक पे आ जाते हैं। ठीक है? अभी एक सवाल जो है ना थोड़ा-सा और उठता है कि ये जो पूरे संबंधों की बात है ना, ये धर्म नीति के अंतर्गत हो रही है ना? तो ये भी मुझे लगता है कि एक चीज़ को थोड़ा-सा ना हम संबंधों को कैसे देख रहे हैं, हमने परंपरा में संबंधों को कैसे देखा और धर्म को कैसे देखा और मध्यस्थ दर्शन में कैसे देख रहे हैं धर्म को और संबंधों को। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि परंपरा में जो धर्म जो है ना उसको भजन कीर्तन और ईश्वर की पूजा अर्चना से जो है ना वो रिलेट किया गया है, राइट? और एक दूसरी बात क्या हुई है कि परंपरा में जब धर्म की बात होती है, तो काफ़ी बार ना एक ऐसा मैसेज आता है कि परिवार जो है ना वो धर्म के रास्ते में एक अड़चन है, एक बंधन के रूप में है। आदमी मोह माया से बंध जाता है परिवार में रहते हुए और धर्म के रास्ते में जो उसको आगे बढ़ना था, उस रास्ते में बाधा पड़ती है।
तो काफी सारे हमारे पास में इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने अपने परिवार को त्याग करके धर्म की तलाश में निकले, है ना, किसी ज्ञान की तलाश में परिवार को छोड़ के और त्याग करके निकले। तो धर्म का रास्ता और परिवार का रास्ता ये काफी कुछ ना एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ सा लगता था। साधन भैया पीछे एक सेशन ले रहे थे तो उन्होंने तो ऐसा रखा, मेरे को वो भी ठीक लगा कि एक्चुअल में ग्रस्त लोगों को ना थोड़ा सा निम्न श्रेणी का माना गया परंपरा में। जो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो तो ईश्वर और ज्ञान इसकी तलाश में जाते हैं, जो बेचारे वहां नहीं जा पाते वो वो गृहस्थी में और इस तरह से जो है वो चलते हैं, इस तरह की मैसेजिंग आती है। और जो हमारी परंपरा में लाइफ की 4 स्टेजेस बोले गए, जिसको पहला जो है वो जिसको ब्रह्मचर्य बोला, दूसरा गृहस्थ बोला, उसके आगे क्या होता है, तीसरा और चौथा कौन सा होता है? संन्यास। हाँ, संन्यास और वही वानप्रस्थ, नहीं हाँ। वानप्रस्थ के बाद संन्यास। हाँ, तो तीसरा वानप्रस्थ हो गया और चौथा सन्यास हो गया। तो जो लोग गृहस्थ में भी आ गए उनको भी ये बोला कि भैया तुम जैसे ही बुजुर्ग वाली स्टेज में एंटर कर रहे हो, अब तुम जंगल चले जाओ, अब तुम परिवार को छोड़ दो, अब तुम वन की तरफ प्रस्थान करो, उसी को वानप्रस्थ कहा गया। ठीक है। और फिर उसके भी बाद वाली एक स्टेज है कि अब तो बिल्कुल ही एकांत वाले उसमें चले जाओ, बाकी कोई इंटरेक्शंस का नहीं है, सिर्फ ईश्वर को याद रखना है, उसको जो है शुद्ध संन्यास के रूप में देखा गया। तो बेसिकली परिवार को जो है ना, परिवार की ज्यादा बात और ज्यादा सही तरीके से जीने वाला मॉडल जो है वो परंपरा में ऐसा कई बार लगता है, कंफ्यूजिंग से सिग्नल्स आते हैं कि पूरी बात नहीं हो पाई है। अभी यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं, परिवार मूल्यों की अभ्यास स्थली है। ठीक है। सारा का सारा ज्ञान जो है उसका एविडेंस, उसका प्रमाण परिवार में ही जीते हुए मिलेगा। ठीक है। तो परिवार में ठीक तरीके से जी पाए तो फिर पूरी बड़ी व्यवस्थाओं में, ऑफिसेज में, जहां पर हम बड़े क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, फिर वहां पर उन लोगों के साथ में जो जीने का जो है वो एक अभ्यास बनता है, एक विश्वास बनता है। उसके बिना अगर परिवार में भी ठीक से नहीं जी पा रहे तो फिर बाहर जाकर के जीना जो है वो और भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर परिवार में जी करके आदमी सुखी होता है, हर मानव सुखी होना चाहता है, मानव सुख धर्मी है। ठीक है, मैं संबंधों में तृप्ति पूर्वक सुखी होता हूँ। तो जो जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, समझ की बातें हैं, उनका एक पर्पस जो है वो ये है कि संबंधों में तृप्ति पूर्वक जिया जा सके। तो मध्यस्थ दर्शन में परिवार को व्यवस्था की एक मूल इकाई के रूप में देखा गया है। ठीक है? परिवार से भागने की कोई बात नहीं की गई है। एक्चुअल में ना वानप्रस्थ की जरूरत है, ना संन्यास की जरूरत है। पता नहीं, मुझे भी कई बार सोच के बड़ी हैरानी सी होती है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ जाए कि आदमी जब बुजुर्ग हो तो उसको वानप्रस्थ की जरूरत पड़े। बच्चों के शादियों की जब बात आ जाए और हम कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे प्रौढ़ावस्था में अब आ रहा है, जिसको परंपरा में बोला वानप्रस्थ में चला जाए, एक्चुअल में इस व्यक्ति ने तो जिंदगी देख ली है और जिंदगी को देखते हुए, जिंदगी का अभ्यास करते हुए ये एक तरह से संबंधों में पारंगत हो गया है, संबंधों में एक्सपर्ट हो गया है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा ही हम सबको बनना भी है, पूरी मानव जाति को। तो जो अब हमारे पोते पोतियां घरों में पैदा होंगे, उनको घर के दादा दादी, नाना नानी या जो दूसरे बड़े हैं वो ये सारी की सारी शिक्षा जो है वो दे पाए। घर में जितने ज्यादा लोग हो बच्चे को ठीक तरीके से अपब्रिंगिंग करने के लिए, जो माता पिता वाली कैटेगरी के लोग हैं उनको काफी बार भागीदारियों के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ता है। तो ये दादा दादी वाले जिनका एक ऐसा स्टेज आता है कि अभी बाहर जाने वाली आवश्यकता भी कम हो जाती है, कुछ ऐसी परंपराएं भी बनी है, रिटायर भी हो जाते हैं, तो ये बड़े अच्छे से घर में अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए और उनको जिंदगी में तैयारी करने के लिए अपनी भूमिका जो है निभा सकते हैं। तो परिवार को एक बोझे के रूप में, एक क्लेश के रूप में, एक बंधन के रूप में देखने की बजाय अपनी एक भूमिका निभाने के लिए एक मेरे अवसर है ना, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा रोल है, कम से कम इतना रोल है, इस रूप में जब हम देख पाते हैं तो लगता है कि सही धार्मिकता जो है वो तो ये है। अदरवाइज
परिवार में क्या हो रहा है उसके ऊपर हम कुछ कर ना पाए और सिर्फ ईश्वर का भजन कीर्तन करते रहें, उसको हम धार्मिकता कहेंगे या इसको हम धार्मिकता कहेंगे, ये अपने में सोचने वाली बात। तो यहाँ पर धर्म नीति में जो है मानव सुख धर्मी है, ठीक है? सुख जो है वो संबंधों से जो है वो एक गहरा सुख जो है वो मिलता है, उसकी हमारे को तैयारी करनी है। इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये सातों संबंधों के बारे में बाबा जी ने उचित समझा कि इसको धर्म नीति के अंतर्गत रखा है। इतनी बात ठीक हो गई, अब हम पठन शुरू कर सकते हैं। इतने में किसी का कोई प्रश्न हो, ऑब्जर्वेशन हो तो बताइए। भैया हाँ अध्यात्म जी। में एक चीज लेकिन हमेशा बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम इज द बेस्ट आश्रम, क्योंकि वो बाकी तीनों आश्रमों को पालता है। ओके। तो एक तरफ बेस्ट भी बोलते हैं, हाँ लेकिन जो मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि वो निम्न कैटेगरी का भी उसको रखते हैं, मतलब बिल्कुल। दोनों बातें हैं। हाँ, तो कंफ्यूजन रहता है ना? और मतलब फिर वो ये है कि अगर वो अच्छी कैटेगरी के था तो फिर ये सबके लिए वानप्रस्थ और संन्यास वाले रिकमेंडेशंस क्यों आए, इसको मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया, है ना? मतलब आप में से किसी का ध्यान जाए, आप लोग भी कुछ शोध करेंगे इसके ऊपर तो बताइएगा। हाँ बराबर है भैया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वानप्रस्थ का ये मतलब है कि यू स्टॉप इंटरफियरिंग, मतलब जो बाकी के लोग जैसा भी जी रहे हैं, मतलब आपने जी लिया, अब आप शांति से बैठ जाओ एक तरफ, है ना? इस प्रकार से भी इसको सोच सकते हैं। नहीं, लेकिन वही है कि मतलब एक एक्सपर्ट आदमी को शांति से भैया साइड में बैठ जा, हमें डिस्टर्ब मत कर, ऐसा अप्रोच जो है ये अपने में जब हम सोचते हैं तो ठीक लगती है, या एक समझदार आदमी है तो उससे हम मार्गदर्शन लें, उसको मतलब उसको हम एक इम्पोर्टेंट भूमिका में रखें, ये ठीक लगता है। इसको ये अपने में देखा जाए। नहीं भैया, उपयोगिता जो है मुझे हाँ। जो अभी विद्या पढ़ने के बाद जो उपयोगिता वाला जो बात है कि हम्म, मानव का लास्ट दम तक उसकी उपयोगिता ही उसका मतलब मूल्य है ना? हम्म, भाई उसकी वैल्यू उसी से है, उसकी बिल्कुल उपयोगिता बिल्कुल। से। और हर आदमी चाहता है कि मेरी उपयोगिता हो, हम्म। हाँ, तभी वो हाँ, चाहना है, योग्यता नहीं है एक्चुअल में। मेरे को ऐसा लगता है कि वो योग्यता नहीं होती, इसीलिए यंगर जनरेशन भी शायद कुछ ऐसा भ्रमित परंपरा में रहता है भैया कि यार अब तुम बहुत हो गया यार, अब तुम जाओ, पॉसिबल है, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। है ना? तो बस इतना जो था मेरे को लग रहा था कि एक बैकग्राउंड रखी जाए, हम एक समीक्षा वाला पार्ट भी थोड़ा सा कर पाए कि संबंधों में, परंपरा में, है ना? जितने भी हमारी परंपरा है ना, उसमें उसमें ईश्वर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परिवार के बारे में जो है वो काफी कम कहा गया है ना? तो वो ईश्वर जो है वो उसको प्रधान रूप में रखा गया है। यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि भैया मानव और जो ये सृष्टि है, इसमें ठीक से जीना समझ में आता है, तो हम जिसको हम ईश्वर या परमात्मा के रूप में व्यापक को देख रहे हैं, लॉजिकली उसको भी समझ लिया जाए। आत्मा जिसको कहा गया उसको हम शरीर और जीवन में से जीवन वाला पार्ट कह रहे हैं, उसको भी समझा जा सकता है। और ये सब समझ के करना क्या है? ठीक से जीना है। जीना कहाँ पे है? परिवार में जीना है, समाज में जीना है, इस धरती पे प्रकृति के साथ में जीना है। तो सारे ज्ञान का पर्पस जो है वो सही जीना है। तो वो शुरू जो होता है सही जीना, वो परिवार से शुरू होता है। तो ये परिवार में संबंधों वाला पार्ट जो है, यही उसका जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, उसका फाउंडेशन है। इसको एक-एक करके देख लेते हैं। ठीक है जी? तो कौन पढ़ेंगे इसको, फर्स्ट वाले पॉइंट को? अब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से शुरू है, माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध। बताइए कौन पढ़ेंगे? कर लेती हूँ भैया मैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए दीदी। पॉइंट एक है पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध। माता पिता के संबंध में पुत्र पुत्री के साथ मातृभाव में शरीर भाव प्रधान रहता है, तथा पितृ संबंध में बौद्धिक विकास की भावना प्रधान रहता है। मूल रूप में माता पोषण प्रधान तथा पिता संरक्षण प्रधान स्पष्ट है। माता पिता की पहचान हर मानव संतान किया ही रहता है।
शिशु काल की स्वस्थता का यह पहचान भी है। अतः माता पिता जिन मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं वह ममता और वात्सल्य है। ममता मूल्य के रूप में पोषण प्रधान क्रिया होने के रूप में या कर्तव्य होने के रूप में स्पष्ट है। इसलिए माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में समझ में आती है। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है तथा पिता वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में समझ में आता है। अभिभावक संतान का अभ्युदय ही चाहते हैं। कुछ आयु के अनंतर इसका प्रमाण चाहते हैं। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। उदाहरणार्थ शैशवावस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है तथा इस कर्तव्य के निर्वाह के फलस्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं। कौमार्य अवस्था में किंचित शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं। इसी अवस्था में आज्ञा पालन प्रवृत्ति, अनुशासन, शुचिता, संस्कृति का अनुकरण, परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। कौमार्यावस्था के अनंतर संतान में उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान के कृतज्ञता यानी गौरवता पाना चाहते हैं तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन एवं धन से संतान की सेवा किया करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की ही कामना रखते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। जो संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होते हैं उनका कृतघ्न होना अनिवार्य है, जिससे वह स्वयं क्लेश परंपरा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते हैं। बस दीदी रुक जाते हैं, थैंक यू। ये मतलब एक एक संबंध को हम पढ़ के उसके ऊपर चर्चा कर लिया करेंगे, ऐसा ठीक रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं लेटली आप सबसे कह ही रहा हूँ कि आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू कि भाई आप जो है वो अपनी तरफ से जो है ना जो भी हम पढ़े जा रहे हैं उसमें आप भी ऐड ऑन करें। तो मैं इस वाले सेक्शन को जो हमने पढ़ा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफी सिंपल सी हिंदी है, तो आई विल रिकमेंड कि आप ही में से कोई इसको पढ़ के अपने शब्दों में किसी दूसरे तरीके से रखें जैसी क्लियरिटी बन रही है, और जहाँ पर मुझे ऐड करना होगा तो मैं भी जो है ना साथ के साथ में ऐड करता रहूंगा। हालांकि मेरे को लग रहा है काफी कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो शालिनी दीदी आपने पढ़ा था, आप ही क्या इसको ऐसे एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे एक एक दो दो सेंटेंस पढ़ते हुए, या किसी और से रिक्वेस्ट करें? हाँ ठीक है भैया, तो इसी हाँ, को करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से शुरू कीजिए। कोशिश करती हूँ भैया मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया दीदी। ठीक है, तो माता पिता एवं पुत्री संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारे इसके साथ मातृभाव में शरीर भाव प्रधान रहता है। माता पिता के संबंध में पुत्र पुत्री के साथ मातृभाव यानी ममता भाव जो है भाव में शरीर भाव प्रधान रहता है तथा पितृ संबंध में बौद्धिक माने माता के साथ जो है वो ममता भाव बहुत ज्यादा प्रधान रहता है, क्योंकि इसमें मुझे जो लग रहा है कि मदर बर्थ देती है चाइल्ड को, तो ये एक कारण है इसका। दूसरा, पिता जो है वो बिकॉज मेनली पिता काम से प्रधान रहते हैं और बौद्धिक अपनी जो पात्रता काफी व्यक्त करते हैं, इसलिए बौद्धिक विकास के लिए उनकी भावना ज्यादा प्रधान रहती है।
मूल रूप में ममता पोषण प्रधान तथा पिता संरक्षण प्रधान। तो जो बाकी के ममता जो है वो पोषक रहने का कारण ये है बिकॉज मदर फीड्स द चाइल्ड, है ना। वो फर्स्ट जो बेबी का फूड होता है दैट इज मदर्स मिल्क। तो वो उस कारण से मदर पोषण प्रधान रहती है और फादर संरक्षण प्रधान, मतलब बाकी के एवेन्यूज जो है वो फादर प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं और वो उनका बौद्धिक विकास के लिए वो ज्यादा प्रधानता उनके अंदर रहती है। माता पिता की पहचान हर मानव संतान किया ही रहता है क्योंकि वो उनके साथ सबसे पहला संबंध वही होता है, वही उनको सबसे ज्यादा दिखते हैं, उनके साथ वही रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वो उनको सबसे ज्यादा पहचानते हैं। शिशु काल की स्वस्थता का यह पहचान भी है। तो जो चाइल्ड एक छोटा बेबी रहता है तब से माता पिता ही उनका पोषण संरक्षण कर रहे होते हैं, तो उनकी स्वस्थता का भी वही पहचान मतलब कर पाते हैं। अतएव माता पिता जिन मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं वो ममता और वात्सल्य है। तो माता का जो मातृभाव है उसे हम ममता कहते हैं और पिता का जो वो बौद्धिक भाव है उसको हम वात्सल्य कहेंगे। ममता मूल्य के रूप में, पोषण प्रधान क्रिया होने के रूप में या कर्तव्य होने के रूप में स्पष्ट होता है। तो हर माता क्योंकि पोषण प्रधान है तो ये उनका कर्तव्य वो फील करती हैं इस कर्तव्य को कि मुझे बच्चे का और मतलब अभी फिलहाल हम बच्चे की बात कर रहे हैं, अदरवाइज फैमिली के पोषण के लिए वो अपने आप को कर्तव्य में रूप में देखती हैं। इसलिए माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में समझ में आता है। तो माँ के अंदर ममता जरूर प्रधान रहती है लेकिन वात्सल्य भाव भी रहता है क्योंकि वो कर्ता भाव है। ममता जो है वो फीलिंग वाला भाव है और वात्सल्य करने वाला भाव है। अगर ऐसा मैं ठीक, आई डोंट नो, आप करेक्ट कर सकते हैं भैया मुझे। ममता बोलिए। नहीं मतलब ऐसे करने वाला नहीं, वो मेरे को लग रहा है कि दोनों अलग अलग चीज है, बस इंडिपेंडेंटली हम उनको पहचानते हुए चले उतना ही काफी है। ठीक है। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है तथा पिता वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में समझ में आते हैं। अभिभावक संतान का अभ्युदय ही। एक सेकंड बस दीदी, मेरे को ना यहाँ पर जितनी बात हुई एक चीज मेरे को ऐड करनी थी। हाँ जी। कि ये जितना ये जैसे हम ना ये कह रहे हैं ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। तो मध्यस्थ दर्शन में ना जैसे हम कह रहे हैं कि मानव का जीना जो है वो बार बार हमने कहा है वो जीवन प्रधान है, ठीक है। तो सारे संबंध जो है ना वो भी भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ में नहीं जुड़े हुए। तो जो भी ममता मूल्य को निर्वाह कर रहा है, ममता मूल्य का धारक वाहक है, उसको माँ कहा, ठीक है। तो मेरा को शरीर बनाए रखने के लिए मुझे खाना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा खाना अगर मेरी पत्नी बनाती हैं तो खाना बनाने वाली क्रिया को लेते समय मैं बड़ी क्लियरली यहाँ पर क्या प्रस्ताव दे रहे हैं कि पत्नी माँ के रूप में है। अगर मेरी बेटी खाना बना करके मेरे को दे रही है तो बेटी उस समय माँ के रूप में है, ठीक है। और 1-2 महीने पहले जब ऋतु जी हॉस्पिटल में थी और मैं वहां पर पास में रहता था तो राहुल महाजन जी मेरे लिए नारियल पानी लेकर आते थे और फल लेकर आते थे और बाकी इस तरह से दवाई वगैरह भी लेकर आते थे। तो राहुल महाजन जी उस समय माँ के रूप में थे। ऐसा जो है एक क्रिया करते हुए जो व्यक्ति है उसके साथ में जो है वो ये संबंध को रिलेट कर रहे हैं। तो जो भी ममता मूल्य का धारक वाहक है वो स्वयं में माँ है, ठीक है। तो पत्नी भी माँ या हो सकती है। इसमें हम साथी सहयोगी को भी ले सकते हैं भैया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे मैं ऑफिस जाता था जब, और वहां पे ऑफिस में जो एक ऑफिस बॉय है वो रोज मेरे को लंच करा रहा है, तो भैया वो ऑफिस बॉय ही माँ के रूप में है ना, जिसने मेरे पोषण की जिम्मेदारी ले रखी है। इसमें भैया एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, हाँ, मेरा जो प्लीज। ध्यान जाता है अक्सर, हाँ
जो ममता मूल्य में जैसे पोषण के ऊपर ज्यादा बाबा जी ने अहमियत दी है, तो पोषण शरीर को बनाए रखने के अर्थ में, ताकि शरीर एक साधन के रूप में आप जागृति को अचीव कर पाओ, शरीर को साधन के रूप में यूज करते हुए जागृति को अचीव कर पाओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक ये कनेक्शन भी मेरा थोड़ा सा इसमें बैठ। बिल्कुल बढ़िया है। ये मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मूल्य जो है वो कोई मतलब जैसे जेंडर के साथ रिलेट नहीं है, क्योंकि मूल्य सारा जीवन में है, इसीलिए जो भी वो रोल प्ले करता है हम वो भाव के साथ उसको माँ बोलते हैं। मतलब जैसे अगर मैं पिता का रोल भी प्ले कर सकती हूँ, मतलब वात्सल्य मेरे अंदर हो सकती है, ममता पोषण की भाव भी हो सकती है। तो ये जो मतलब एक जीवन के अंदर पूरी के पूरे आचरण जब हो जाता है तब वो व्यक्त करता है डिफरेंट डिफरेंट रोल में, तो इसमें जेंडर का हमारे शायद इसमें लिंक नहीं है। बिल्कुल 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 बढ़िया से रखा आपने। तो उसी चीज मतलब ये ना हम सब अपने अपने शब्दों में व्यक्त होकर वेरीफाई कर ले और शेयरिंग कर ले कि हाँ ये ऐसा ही हम ठीक से समझ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हम मानव को समझते हैं एक्चुअल में समझ में आता है कि संबंधों में काफी जो सिर्फ पति पत्नी संबंध को छोड़ के बाकी सारे संबंध जो है वो जेंडर न्यूट्रल संबंध के रूप में समझ में आते हैं। मतलब उनके साथ में हम किसी जेंडर को एसोसिएट करते हैं तो वो अपने आप में एक मान्यता के रूप में दिखता है। इन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी संबंध का निर्वाह जो है उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। एक अगली पीढ़ी का शरीर बनाने के लिए मतलब जो है वो पति पत्नी संबंध में एक जेंडर की भूमिका है, वहां तक ठीक है। उसके बाद जो है बाकी सारे संबंध जेंडर न्यूट्रल है ना। और दूसरा जो है मेरे को शुरू के दिनों में काफी इस चीज का ध्यान गया था कि हम ना बच्चों के साथ में जब हम चर्चा करें, मतलब मेरा भी इतनी क्लियरली ध्यान नहीं गया था कि जब हम बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं तो ये पोषण और संरक्षण ना ये दो अलग अलग एक्टिविटीज है। मतलब इसको प्रिसाइजली देख पाना भी एक अपने में बड़ा रिलीफ सा लगता है। और मेरे को लग रहा है कि हम जैसे घर का माहौल हो, हमारे बच्चे बड़े हो ही रहे हैं, आप लोगों के भी हो रहे हैं, तो किस स्टेज पे ना बच्चों के साथ भी इस बारे में बात की जा सकती है कि पोषण और संरक्षण जो है ना ये दो अलग अलग एक्टिविटीज है ना। दोनों की अपनी एक भूमिका है। पोषण भी इंपॉर्टेंट है, संरक्षण भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है ना। पोषण डज नॉट मीन संरक्षण एंड संरक्षण डज नॉट मीन पोषण। ये दोनों अलग अलग चीज है। इसको हम समझ पाए, बच्चा भी समझ पाए अपनी अपब्रिंगिंग में, वो जो है वो मेरे को लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों के लिए भी इस चीज को समझना। तो ये पोषण और संरक्षण शब्द आए थे बड़ी क्लियरली कि मुझे लगा कि इसको भी एक बार इस तरह से रखें। तो भैया इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे हम शरीर और जीवन है, तो पोषण शरीर का मतलब मूल रूप से हो रहा है, और जो संरक्षण है वो जीवन का। संरक्षण भी सॉरी शरीर का भी संरक्षण भी करना है। समाज में इतनी तरह के अपराध हो रहे हैं, है ना। तो बच्चे को अच्छा खाना खिलाने से समाज के अपराध प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो ये पिता का जो पार्ट है, इसको संरक्षण प्रदान एक्चुअल में बोला भी कुछ कुछ इस तरह से गया है परंपरा में देखते हुए कि जो है कोई व्यक्ति घर का जो है वो सामाजिक व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है ना। वो बाहर की व्यवस्थाएं समझता है, तो बाहर की व्यवस्थाएं भी समझता है, अव्यवस्थाएं भी समझता है। तो संरक्षण होने के लिए अव्यवस्था की भी समझ, अव्यवस्था को भी पहचाना हुआ होना बड़ा जरूरी है। जहां जहां पर अव्यवस्था दिखती है वहां से हम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये संरक्षण वाला पार्ट जो है वो अव्यवस्था को पहचानने से आता है ना। तो विचार का भी पोषण करना है, संरक्षण करना है, शरीर का भी संरक्षण करना है। ये जो है यहाँ पर ध्यान। तो इसको भैया हम ये देख सकते हैं कि मदर जिसको हम बोलते हैं कि वो सबसे पहली गुरु रहती हैं, हम ये देखते हैं। तो जो पोषण है वो शरीर का भी हो रहा है और ब्रेन का, मतलब हमारे मानसिकता का भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इसमें यही बोला, ये कहीं आया ना, ममता प्रधान क्या था, ममता और वात्सल्य ये दोनों मूल्य हैं। हाँ, तो
पिता जो है वो वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में आता है, और माता जो है वो ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में आती है ना? ये ऐसा जो है यहाँ से ये ममता प्रधान वात्सल्य, माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में। अगेन ये माँ को फीमेल से नहीं रिलेट कर रहे हैं, जो भी इस रोल में है ना? ऐसा भी हो सकता है कि पति को घर में खाना बनाने का शौक है और पति घर में बैठा हुआ है और माँ कहीं पे बाहर जो है, फीमेल जो है, जो मदर है, वो बाहर जाके काम कर रही है और पैसा कमा रही है, तो बढ़िया है। शरीर का जो है वो पोषण का काम पिता ने ले लिया अपने हाथ, बढ़िया, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया? शालिनी दी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस भैया। हाँ जी, अभिभावक संतान का अभ्युदय ही चाहते हैं। तो हर पेरेंट, यहाँ पे अभी हम पेरेंट्स ही लेंगे, हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के लिए सर्वतोमुखी समाधान। बिल्कुल, अभ्युदय शब्द जो है इसकी परिभाषा जो है वो सर्वतोमुखी समाधान है ना? मतलब समाधानित हो जाए बच्चा, यही पेरेंट्स चाहते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कुछ आयु के अनंतर इसका प्रमाण भी चाहते हैं। तो ये व्यक्त हो बच्चे इसके साथ मतलब ये सर्वतोमुखी समाधान को व्यक्त भी करें, और पेरेंट्स चाहते हैं कि जो भी हमने उनको सिखाया है तो वो कहीं प्रमाण भी दें इस चीज का। ये अनंतर शब्द भी काफी बार यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में आता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो बिल्कुल रेफरेंस के लिए अपने में नोट करना चाहिए। इसका मतलब है बाद में, तो कुछ आयु के बाद, आफ्टर ए सर्टेन एज, माता पिता की, अभिभावक की ये एक एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि बच्चे अब समझदार हो जाए, है ना? नासमझी के साथ में, बचपने के साथ में हमेशा ना बने रहें, ये कह रहे हैं इस सेंटेंस। हाँ जी। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। तो हर अवस्था में उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि तो एज अनुसार उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। उदाहरणार्थ शैशव अवस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है। तो जब वो शैशव काल में रहते हैं बच्चे, तो उनका सिर्फ लालन पालन और उनका लुक आफ्टर, वो गिर नहीं जाए, उनको बराबर टाइम पर सब मिल जाए, तो वो उनका कर्तव्य रहता है बच्चों के प्रति। और इस कर्तव्य के निर्वाह के फलस्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि एक बेबी और कुछ कर नहीं सकता और सिर्फ वो हैप्पी रह सकता है, तो उसके हैप्पीनेस तक का उनका पूरा कर्तव्य रहता है उस वक्त, कि वो खुश रहें, उनकी मुस्कुराहट, क्योंकि और वो कुछ कर नहीं सकते। कौमार्यावस्था में किंचित शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और माता पिता उनको जैसे जैसे सिखाने लगते हैं, तो उनकी भाषा माने जो शब्द वो बोलना शुरू करते हैं, पहले तुतलाते हैं, फिर शब्द प्रॉपर बोलना शुरू करते हैं और भाषा बोलने, और वो शिक्षा में आना शुरू होता है, वो उनकी शिक्षा है। जैसे हर चीज माता पिता बोल बोलकर बच्चे को सुनाते रहते हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे चीजों को पहचानने लगता है और फिर माता पिता को पहचानने लगता है, वहां से शुरुआत होती है, फिर चीजों को पहचानने लगता है, फिर तुतलाने लगता है। ऐसा मैं ठीक रख रही हूँ भैया? हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं बाकी सब साथियों से भी यही कहूंगा कि शालिनी दीदी जैसे जैसे रख रही हैं, अगर ऐसा लगे कोई शब्द है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है या कोई सेंटेंस है उसका कुछ और भी शेयरिंग आपका मन है, तो साथ के साथ करते चलिए, क्योंकि शालिनी दीदी का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो साथ के साथ ही अपनी कोई और भी चर्चा का बिंदु अपना रखते रहे प्लीज। दीदी आप कंटिन्यू करें। तो ये उनकी भाषा भी विकसित होती रहती है जैसे जैसे वो ग्रो होते रहते हैं, पहले शब्द फिर सेंटेंसेस, है ना। इसी अवस्था में आज्ञा पालन प्रवृत्ति, अनुशासन, शुचिता, संस्कृति का अनुकरण, परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। तो पेरेंट्स, ये माता पिता ये भी चाहते हैं कि बच्चे धीरे धीरे आज्ञा पालन प्रवृत्ति में आए,
कि जैसे वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं पेरेंट्स, वैसे वो सुने और उसका आज्ञा का पालन करें, अनुशासित रहें, क्योंकि पेरेंट्स जैसे अनुशासित रहेंगे, बच्चों को टाइम टू टाइम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे रिटर्न में बच्चे भी धीरे धीरे अनुशासन को समझें और सुचिता माने जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो उसको ग्रास्प करें। संस्कृति यानी परंपरा, जो घर की जैसे परंपराएं हैं उसको तो धीरे धीरे अडेप्ट करें, छोटे छोटे रूप में का अनुकरण करें, मतलब उसको यहाँ पे हम कॉपी नहीं बोलेंगे अनुकरण को, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि वो उनको बातों को सुन करके वो वैसा बिहेव करें, ऐसा बोल सकते हैं शायद, कॉपी नहीं बोल सकते यहाँ पे। परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। तो जो भी परंपरा चल रही है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, तो गौरवान्वित मतलब बच्चों के प्रति पेरेंट्स का जो भाव रहेगा वैसे ही चाहेंगे बच्चे भी पेरेंट्स को गौरव। ये मैं थोड़ा रख नहीं पा रही हूँ भैया, इसको थोड़ा आप कर देंगे। ठीक है दीदी। तो अगर हम इसी सेंटेंस को देखें तो ये आज्ञा पालन प्रवृत्ति है ना, ये कौमार्य अवस्था जो है, अगर मैं इसको जितना मैं समझता हूँ, ये बेसिकली एडोलेसेंस वाले पीरियड को जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ से टीनेज में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं उसके आसपास जो है उसको कौमार्य अवस्था कह रहे हैं। तो इस अवस्था में आज्ञा पालन प्रवृत्ति, अभी ऐसा मान रहे हैं कि इस उम्र तक बच्चे को अभी सही गलत का खुद पता नहीं रहता है, और जो माता पिता हैं या और बड़े हैं लोग घर में, वो जागृत है। जागृत परंपरा में ऐसा होगा कि बड़े जागृत होंगे, समझदार होंगे, तो वो जो है एक तरह से बच्चा जब तक नहीं समझा है तब तक उसको एक तरह से आज्ञा पालन के हिसाब से उसको थोड़ा सा चलेगा कि भैया ऐसा करना है, तो वो हो गया। इसी तरह से वो जो सही करने के मापदंड है वो एक तरह से अनुशासन के रूप में आते हैं, डिसिप्लिन के रूप में। अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना अगले 1-2 पेज में, तो एक दूसरा शब्द आएगा, वो आएगा स्व अनुशासन। तो ये भी अलग अलग स्टेजेस है। शुरू में बच्चे पे अनुशासन थोड़ा सा एनफोर्स करने की जरूरत पड़ सकती है, उसका ध्यान दिलाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर वो स्व अनुशासित हो जाएगा। तो अनुशासन से स्व अनुशासन तक लेकर जाना, ये जो है एक काम है। शुचिता को जो मैं समझा, इसको थोड़ा थोड़ा जो है साफ सफाई, मतलब शरीर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, इससे रिलेट करते रहते हैं कि भाई ये साफ सफाई की तरफ भी, शरीर एक साधन है, तो जिस तरह से गाड़ी एक साधन है तो गाड़ी को हम साफ रखते हैं, अच्छी कंडीशन में रखते हैं, इसी तरह से शरीर भी हमारा एक साधन है, तो शरीर को भी हमें एक अच्छी कंडीशन में रखना है, स्वस्थ रखना है, साफ सफाई के साथ में रखना है। ये वाली आदतें भी जो है, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इस तरफ हम ध्यान दिलाते हुए चलते हैं। संस्कृति का अनुकरण है ना। अब 2 शब्द आते हैं यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में बार बार, एक है अनुकरण और एक है अनुसरण। तो अनुसरण जो है वो है कि जैसा कहा जाए उसके अनुसार चला जाए, और अनुकरण है कि बच्चा अपने आप बड़ों को कुछ करते हुए देखता है, तो ये करण में करते हुए देखता है और फिर उसी तरीके से अपने आप भी करना शुरू कर देता है। तो काफी बार हम हैबिट्स के रूप में देखते हैं कि बच्चे जो है, जो पेरेंट्स को जिस तरह से कई बारी चलने का तरीका, कई बारी कपड़े पहनने का तरीका, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको देखकर उससे प्रभावित रहते हैं। तो सिर्फ कपड़े और ये चलने फिरने का तरीका नहीं, लेकिन फिर सोचना समझना है ना, किसी चीज का विकास क्या विचार पक्ष है, उसकी तरफ ध्यान जाना है ना। तो पेरेंट्स कैसे जी रहे हैं, पेरेंट्स कैसे संबंधों को निभा रहे हैं, है ना, तो उनको वैसा किस तरीके से कर रहे हैं, वो करते हुए देखकर फिर अपने में भी संस्कृति का अनुकरण भी कर। अनुसरण जो है वो कहे अनुसार करना वैसा हो जाता है, और अनुकरण देख कर करना वैसा। इससे अनुकरण और अनुसरण ये 2 शब्द हैं, ये धीरे धीरे हम अपने में सेटल करें। और परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा रखें। ये परंपरा की, देखो हम जब आपस में बात करते हैं तो काफी बार दीदी शालिनी दी, जैसे आपने स्पेसिफिकली इसका कहा था, तो हम ना काफी बार समीक्षा भी करते हैं कि भैया ये परंपरा में अधूरापन रह गया, यहाँ तक चीजें अभी ठीक नहीं हुई है। तो कई बार हमारा ये समीक्षा वाला पार्ट ना इतना हावी ना हो जाए कि
जो परंपरा की अच्छी बातें हैं हम उनको भी डिसमिस करना शुरू कर दें, बच्चे उनको भी इग्नोर करना शुरू कर दें। तो जो चीजें परंपरा में अभी तक ठीक नहीं हो पाई, उनको पहचान कर हम भी ठीक करने की कोशिश करें और आगे वाली पीढ़ी को भी उस तरफ हम थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। और जो परंपरा की अच्छी बातें हैं उनको हमने स्वयं स्फूर्त विधि से अपने जीवन में अपना लिया और उससे हम सुखी भी हुए, उसको हम अगली पीढ़ी को भी ऐसा कन्वे कर सकते हैं कि भैया हाँ ये देखो ये तो अच्छी बातें हैं परंपरा की। तो उन अच्छी बातों के प्रति तो अपने मन में गौरव का भाव जो है वो रहता ही है। उसी को इस भाषा में परंपरा के गौरव का पालन करने की बात कही है। बढ़िया भैया, ये एकदम बढ़िया हो गया। तो शुचिता को हम हाइजीन बोल सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। तो ये हो गया, परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। कौमार्य अवस्था के अनंतर संतान में उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। भैया इसको हम करियर ओरिएंटेशन कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हम उत्पादन नहीं करते। हाँ, तो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देख सकते हैं दीदी। ठीक है, कौमार्य अवस्था के अनंतर संतान में व्यवस्था में, इसको मैं लिख लेती हूँ भैया। हाँ। हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें है ना, तो अभी बच्चा जो है सपोज कीजिए जैसे हम कौमार्य अवस्था जो है उसको अगर हम टीनेज कह रहे हैं तो अभी बच्चा हो सकता है कि कहीं ऑफिस में जाके काम नहीं कर रहा, लेकिन घर में भी बड़े सारे काम रहते हैं और घर भी एक व्यवस्था है। तो बच्चे की टेंडेंसी घर में भी बड़ों का मतलब जो भी काम हो रहे हैं उनमें भागीदारी करने की तरफ प्रवृत्ति है नहीं है, मतलब ठीक क्या है, ये सारे मुद्दे भी जो है बच्चे की अपब्रिंगिंग के टाइम पे सामने आए और ठीक से हैंडल हो तभी अच्छी बात है। नहीं तो फिर काफी गलतियां भी होती हैं, मतलब देखते ही हैं कि कई बार बच्चे जो है उनके एक ऐसा भाव आ जाता है कि ये काम वाम जो है ये निम्न दर्जे का काम है, भैया मेरा तो काम बैठना है, काम करने के लिए दूसरे लोग होते हैं। राइट, बिल्कुल भी। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान के कृतज्ञता यानी गौरवता पाना चाहते हैं तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन एवं धन से संतान की सेवा किया करते हैं। मतलब सभ्यता के मूल में हर माता, मतलब आज जो हम जी रहे हैं उसमें माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता, ये भाव ही चाहिए बस, बिल्कुल चाहते हैं, हम अपने बच्चों से पाना ही चाहते हैं और इसी के लिए माता पिता अपने तन मन करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की ही कामना रखते हैं और ये हम हमेशा ही देखते हैं कि माता पिता आज भी, भले ही वो ब्लेसिंग्स का आज अर्थ नहीं जानते, पर एवरी पेरेंट या एवरी बुजुर्ग जिसको हम कहते हैं वो बच्चों को फूलों फलों और आशीर्वाद अच्छे ही, गुड विशेस अच्छे ही देते हैं ताकि बच्चे अच्छे बने। मतलब हमारी ये कामना में रहता है कि बच्चे अच्छे बने। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। तो मतलब बच्चे भी हमारी उस तरह से रिस्पेक्ट करें और हम भी उनको आशीर्वाद देते रहें, गुड विशेस देते रहें। तो ये हमारी आपस की, मतलब एक ये हमारी कामना रहती है और हम भी बच्चों के प्रति ये गुड विशेस देते रहें। जो संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होते हैं उनका कृतज्ञ होना अनिवार्य है। भैया इसको कैसे रखेंगे? मतलब बड़ी सिंपल से दीदी कि जो ग्रेटफुल नहीं है वो अनग्रेटफुल है। हाँ, है ना, तो जो कृतज्ञ नहीं है वो कृतज्ञ है ना। The one who is not grateful is ungrateful, बस यही है। ठीक है, ओके, राइट। जिससे वह स्वयं क्लेश परंपरा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते हैं। बराबर है ये तो भैया। घर में हमेशा अनसैटिस्फाइड रहते हैं और वो अनसैटिस्फैक्शन क्लेश में व्यक्त होती है भैया, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और ग्रेटफुल नहीं रहते। बिल्कुल। तो भैया आपको जो जोड़ना है या बाकी ठीक है, हाँ, बाकी किसी का ध्यान गया हो किसी और तरफ तो बताएं, है ना। काफी कुछ तो सिंपल ही था, मतलब लेकिन एक जगह पे सारी चीजें जो है वो आ गई हैं। माता पिता
संतान के संबंध के बारे में। तो मतलब ये अच्छा है, हमारे रेफरेंस के लिए हमारे पास में हमेशा रहेगा ये। आई थिंक भैया जो इसमें लास्ट लाइन है, मतलब वो जागृति में और जो अभी हमारा है अमानवीयता में, वही लाइन बता देती कि कृतज्ञ से फिर वही क्लेश हो रहा है। बिल्कुल, तो अभी तो बहुत ही कम है जो लोग कृतज्ञ होते हैं। देखिए दीदी, मैं ना इसको इस तरीके से देख पाता हूँ कि अगर पेरेंट्स ने काम ठीक किया या परंपरा ने काम ठीक किया, ठीक है, और बच्चे ने पहचाना नहीं, है ना, एक तो वो स्थिति बनती है, और दूसरा ये बनती है कि पेरेंट्स ने या परंपरा ने ठीक काम ही नहीं किया, ठीक है, और बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट हुआ, राइट। तो ये मैं काफी बार जो है ना इन दोनों डायमेंशंस में इसको देख पाता हूँ, मतलब कि काम ठीक से किया और बच्चे तक नहीं पहुंचा, वो उसको इवेल्युएट नहीं कर पाया, तो ये भी अपने आप में एक आई ओपनर वाली बात है कि हमने इतने अच्छे से अगर अपब्रिंगिंग की और बच्चा हमारे में ही वैल्यूज को नहीं देख पाया, हम तो इतने इसके फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से इसके साथ में 20-25 साल रहे, तो ये बाकी संबंध जब इनमें इसके बनेंगे तो वहां पर ये कैसे वैल्यूज के साथ में जी पाएगा। तो ये मूल्यांकन जो है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी अभी ये मूल्यांकन ना सीधा 25 साल की उम्र में जब बच्चे की शादी होती है ना, तभी होता है, अरे हमारा बच्चा तो नासमझ निकला। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 25 साल 30 साल की उम्र में उस दिन इवेल्युएशन हुआ। पेरेंट्स की तरफ से गलती क्या हुई है कि फ्रॉम एज 0 टू एज 25 एक कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करना था, वो पेरेंट्स को भी नहीं आया इवेल्युएशन करना। बच्चा नासमझ हो नहीं गया 25 साल में, वो शुरू से ही नासमझ था, हमें पता ही नहीं चल रहा था। और फिर हम दोष अगर बच्चे को दें तो ये भी एक ठीक बात नहीं लगती है ना। काफी कुछ जो है वो पेरेंट्स को भी ध्यान में रखने वाली बात जो थी वो थी। तो मेरे को काफी बार जो है बड़ी सहजता से ऐसा महसूस होता है कि पेरेंट्स अपना काम बच्चे के साथ में ठीक से कर पाए, तो ऐसा होगा नहीं इन बिग मेजॉरिटी ऑफ केसेस कि बच्चे उसको इग्नोर कर, है ना। तो अगर काम ठीक से हुआ है तो उसके रिटर्न में वो फीलिंग्स के लेवल के ऊपर रेस्पेक्ट, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड, ये जो है वो मिलता ही है। कोई बहुत एक्सेप्शनल केसेस हो, कोई प्रवृत्ति काफी खराब हो तो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली जो है काम ठीक से किया हो तो रिजल्ट भी आता है। तो काफी बार वो काम क्या करना है पेरेंट्स की, उसकी भी अपनी क्लैरिटी नहीं रहती है, काफी गलतियां उस तरफ भी। जी भैया, मतलब इसी को हम बहुत क्लोजली देख पाते हैं, लाइक आजकल हम्म। स्पेशली ना समाज में, हाँ, अपने परिवारों में, तो बिल्कुल। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ किया बट अब बच्चा नहीं हाँ, कर रहा हाँ। है, तो मतलब कई बार हमारा अपना भाव भी हिल जाता है, अगर बिल्कुल ईमानदारी से मैं बात करूं तो अपने बड़ों के प्रति, है ना, मतलब एक बिल्कुल कहें कि भाव की स्थिरता रहती है। वो मैं ऐसे बार बार कहता हूँ आई एम आल्सो वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन इस चीज की तरफ ध्यान जो है वो जाता है कि जब भी ये भाव हिलता है, कई बार ये ऐसा लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपना अधिमूल्यन कर रहा है। भाई, चाहना अच्छी थी अपब्रिंगिंग की, अब है ना, वो ठीक है, लेकिन अभी योग्यता नहीं थी, तो अपना भी मूल्यांकन सही से नहीं हो पाता है, और उसमें फिर जो है ना वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है, कभी उससे गलती, फिर कभी कभी अगली पीढ़ी से गलती हो जाती है, और फिर इसी में ही जो है ना उलझते हुए जिंदगी निकल सी जाती है। तो एक एक भाव वाले पार्ट की तरफ ध्यान जाता है, अपने दायित्व की तरफ ध्यान जाता है, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो दे फॉल इन प्लेस, काफी मेथोडिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से हम इस सबको देख पाते हैं। ठीक है, बाकी साथी काफी देर से चुप है, भैया आप लोग भी कुछ कुछ बोला करें तो अच्छा रहेगा। मैं एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग चाह रहा था। जैसे ये जो लाइन है, हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता पाना चाहते हैं, तो एक तो पहला क्वेश्चन तो इसमें ये है कि इसको क्या एक नेचुरल टेंडेंसी के रूप में प्रेजेंट किया गया है कि हाँ ये एक एक्सपेक्टेशन है ही माता पिता की अपने बच्चे से कि वो कृतज्ञता चाहते हैं, और उसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो क्या है, मतलब बच्चा उनको
थैंक यू बोले या नहीं ओके, मेरे क्या को ऐसा क्या लगता है है हाँ हाँ हाँ, ओके भैया, मैं ना इसको ऐसा देख पाता हूँ, देखो बेशक परंपरा भ्रमित भी रही हो, ठीक है, बेशक पेरेंट्स बहुत समझदार ना भी हो, लेकिन मोटे तौर पे एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेके आने वाले काफी साल तक बच्चा अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं रहता है, ये तो एक सच्चाई जी जी है ना? तो पेरेंट्स को संस्कार वाला पार्ट, जागृति वाला पार्ट, समाधान वाला पार्ट, इसकी तरफ ध्यान ना भी गया हो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी के वो उतने साल लगा करके बच्चे के शरीर का पोषण संरक्षण तो किया ही, है ना? तो जो जी बिल्कुल। भ्रमित मानव हैं, कम से कम वो अपने में इतना तो देख पाते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के इतने साल, एक तो बच्चे के शरीर का ध्यान रखने के लिए और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी उनकी शिक्षा के लिए हमारे आसपास जो भी सिस्टम्स बने हुए हैं, पेरेंट्स जो है वो उस सब में भी अपनी भागीदारी करते ही हैं। मतलब कितने ही साल मैं देखता हूँ कि सारे के सारे पेरेंट्स जो है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मतलब वो सवेरे 7 बजे बच्चे को तैयार करके टिफिन देके बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब उनकी बस आती है, तो माता-पिता में से ही कोई उनको लेने के लिए भी जाता है। तो काफ़ी साल ज़िंदगी के शुरू में ऐसे निकलते हैं, जब माता-पिता की ज़िंदगी बच्चों के इर्द-गिर्द ही रिवॉल्व करती रहती है, सिर्फ़ वहीं पर ही टिकी रहती है। इसको इसको कोई भी बच्चा नकार नहीं सकता। अब वो बच्चे का ना एक विचार पक्ष था, एक संस्कार पक्ष था, एक सही जीने की आशा थी कि सही जिंदगी का भी मार्गदर्शन मिले, वो नहीं मिलता, बच्चा ठीक से नहीं जी पाता और फिर जनरेशन गैप के रूप में हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि माता-पिता अपने संतान से कृतज्ञता पाना चाहते हैं, मतलब इसको मैं भ्रमित लेवल पे भी देख पाता हूँ और जागृत लेवल पे भी देख पाता हूँ कि जागृत लेवल पे एक नेचुरल एक्नॉलेजमेंट हो ही जाती है। ठीक है? और भ्रमित में भी व्यक्ति इतना तो देख ही पाता है कि यार मैंने इतने साल लगाए, ये बच्चा उन सबको भी भूल गया। ठीक है? वो एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग जैसा जो है वो उसको कृतज्ञता के रूप में फिर जो है वो पेरेंट्स देख पाते हैं। तो मैं कुछ-कुछ जो है भैया इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। तो भ्रमित अवस्था में भी उनको लगता तो यार किया तो हमने बहुत कुछ है। जितना उनको पता था उतना उन्होंने कर दिया, उससे ज़्यादा उनको पता ही नहीं था। लेकिन बच्चे को सही जीने के लिए जितनी तैयारी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो सही से नहीं जी पाया, वो फिर उसका एक प्रोटेस्ट सा करता है, जो क्लेश के रूप में दिखता इसको हम भैया जनरेशन गैप भी तो आज की डेट में हम बोलते हैं। बिल्कुल। देव भाई आपके सवाल का जवाब हुआ? हाँ जी भैया बिल्कुल। एक सोमरिया का एक शिविर का एक वीडियो भी है छोटा सा, जिसके अंदर उसमें उन्होंने इसी बात को उठा के बोला है कि उन्हीं माँ बाप ने बोला कि हमने अपने बच्चे के लिए बेस्ट टू बेस्ट किया, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अभी वो हमें विदेश जाके हमें भूल चुके हैं। तो उनका जवाब मतलब कुछ हद तक ऐसे था कि वो सब तो है, लेकिन ऐसा कौन सा स्कूल में उनको दाखिला आपने दिलवाया या कौन सा ऐसा शिक्षा दिलवाई जिसमें जीवन के मूल्यों के बारे में बात हो रही है। तो वो शायद मिसिंग हुआ, तो इस वजह से इस तरह का इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल भैया वो तो पेरेंट्स को ही नहीं मिला, तो पेरेंट्स जो जिसके पास होगा वही वो बांटेगा। तो अभी सिर्फ यही है इसमें दीदी, मेरे को ये लगता है कि हम इसकी समीक्षा चाहे तो बड़ा लंबा समय लगाकर कर सकते हैं कि ये अभी तक हुआ क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने कल बात की थी, हमें भ्रम की समीक्षा ज्यादा करनी है या सही करने की तैयारी ज्यादा करनी है ना? तो जो नहीं हो पाया, चलो नहीं हो पाया, जिन भी कारणों से नहीं हो पाया, अब आगे अब हमारे तक तो ये प्रस्ताव आ गया है, अब हम कम से कम इसको ठीक से कर पाए। और जैसे जैसे ये मैं बड़ी क्लियरली पिछले 5-6 साल में देख पा रहा हूँ कि भैया ये जिंदगी में सिर्फ यही वाला कंटेंट मिसिंग था, तो ये जितने लोगों तक पहुंच रहा है, मतलब द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर इजीली रिसेप्टिव टू दिस कंटेंट, वो संख्या बढ़ रही है। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन हमने तैयारी करवानी थी अगली जनरेशन की, उसमें जो गैप्स थे वो समय के साथ साथ अगर ठीक होना शुरू हो जाएगा तो चीजें ठीक हो ही जाएंगी, है ना? अखंड समाज के रूप में आने में हो सकता है कि 100 साल 500 साल लगे, हम अपने परिवारों में तो इमीडिएट रिजल्ट के रूप में देख ही सकते हैं।
राइट भैया, आगे पढ़ना है भैया? बिल्कुल पढ़ना है। किसी और का भी कुछ शेयरिंग हो, सवाल हो तो बताएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दीदी। कोई और पढ़ना चाहेंगे तो चाहेंगे, और अपनी तरफ से ही फिर साथ साथ जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन करेंगे? मैं करूँ भैया? हाँ हाँ, करिए करिए। पति पत्नी संबंध। दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन और दो शरीर होकर व्यवहार करना है। दाम्पत्य जीवन में व्यवहार, निर्वाह, संपर्क एवं संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के रूप में दो और व्यवहार के रूप में एक है। एक मन और दो शरीर अनुभव करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा निर्विरोध पूर्वक अपने संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करना ही अवसर, आवश्यकता तथा उपलब्धि है। जहां तक मन, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर और यश का प्रश्न है, वह पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप से रहता है तथा उनमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में वह समान रूप में बंटता ही है और इसकी स्वीकृति भी है। पति पत्नी के रूप में दो शरीर एक मन होने का यही प्रमाण है। परस्परता रूपी सभी संबंधों में विश्वास मूल्य सदा सदा होना परमावश्यक है। यही मूल मुद्दा है संबंधों को पहचानने का। सभी संबंध अथवा स्थापित संबंध पहचान में होने के उपरांत शरीर काल तक निर्वाह होने की बात आती है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। संबंधों में से एक महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी संबंध है। इस संबंध में परस्परता में मूल्यों का पहचान इस प्रकार से होता है कि विश्वास पूर्वक सम्मान, स्नेह व प्रेम मूल्य का निरंतर अनुभव होता है या समय समय पर होता है। न्यूनतम विश्वास मूल्य बना ही रहता है। प्रेम मूल्य दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति है। इस विधि में पति में मूल्यांकन के आधार पर दया, कृपा, करुणा मूल्यों का स्पष्ट होना, उसी प्रकार पत्नी द्वारा भी इन मूल्यों का स्पष्ट होना ही प्रेम मूल्य है। वास्तविक रूप में पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन, योग्यता के अनुसार पात्रता का मूल्यांकन परस्परता में होना स्वाभाविक क्रिया है। यह नित्य नैमित्तिक है। नित्य मूल्यांकन का तात्पर्य हम मूल्यांकन में अभ्यास हो गए हैं। नैमित्तिक का तात्पर्य प्रयत्न पूर्वक, ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने से है। ऐसी स्थिति बराबर होते होते मूल्यांकन बारंबार होते होते मूल्यांकन सहज रूप से होना पाया जाता है। इस प्रकार योग्यता के अनुसार पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन विशेषकर पति पत्नी संबंध में होना अति आवश्यक है।
ये दोनों मूल्यांकन के साथ ही पात्रता और योग्यता में संतुलन स्थिति को पाया जाता है। तीसरी विधि से पति या पत्नी अथवा दोनों में योग्यता पात्रता हो ही नहीं, यह दाम्पत्य जीवन अथवा किसी भी प्रौढ़ युवा में संभव ही नहीं है। यही हो सकता है कि योग्यता और पात्रता का तारिक में क्या है, ये दो शब्द है भैया, न्यून अतिरेक, न्यून अतिरेक है ना, इसको मिला के न्यून अतिरेक हो गया, तो आप न्यून अतिरेक ऐसा बोलिए। ठीक है जी, न्यून अतिरेक हो सकता है। इसी में सामंजस्य को पाने के लिए दाम्पत्य जीवन का महत्व उपयोग होना पाया जाता है। इन तथ्यों को पूर्व आशयों को भुलवा देना ही दुख और परेशानी का कारण है, यही भ्रम है। बढ़िया भैया, ठीक है। अब थोड़ा इसका विस्तार भी कर दीजिए साथ के साथ। करेंगे? जी, कोशिश करता हूँ। जी, दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन और दो शरीर होकर व्यवहार करना है। तो इसमें भैया मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एक मन और दो शरीर यहाँ पे जैसे लिखा गया है, तो मतलब ओपिनियंस एक जैसे हो जाए, एक जैसी सोच हो जाए, तो इसलिए वो बताया गया है। तो जैसे बाबा जी बोलते हैं मानव गलती में अनेक और सही में एक होता है, तो सही की पहचान हो जाए और वो सही की पहचान दोनों को हो, तो वो जब मन उन दोनों का एक हो जाए और शरीर बेशक दो हो, तो उसकी बात लिखी गई है। दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन और दो शरीर होकर व्यवहार करना है। तो वो जो समझ में एक है ना, वो जो बात आती है, तो ये एक मन मतलब समझ में दोनों एक समान हो जाए, समझदार हो जाए दोनों, है ना। तो उसी को मन जो है यहाँ पर, जैसे वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, एक तो उस वाले मन को कई बार रेफरेंस आता है तो मन लगता है, और एक तन मन धन में जब हम मन कहते हैं तो मन मतलब पूरे जीवन को मन कह रहे हैं, है ना। जब हम तन मन धन की बात करते हैं तो वहां पर मन का मतलब जीवन है, और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में मन का मतलब सिर्फ मन है ना। तो यहाँ पर मन जो है वो पूरे जीवन की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से समझ में एक हो जाए। ऐसा नहीं कि दोनों का मन एक ही जैसा लगेगा, एक ही तरह का टीवी का प्रोग्राम देखेंगे, एक ही रंग के कपड़े पहनेंगे, है ना। मतलब वो ऐसा वो मन वाले पार्ट पे जो प्रिय ही तालाब में वेरिएशंस रहेंगी, समझ में एक हो जाए, ये कह रहे हैं। हाँ जी, जी भैया। दाम्पत्य जीवन में व्यवहार, निर्वाह, संपर्क एवं संबंध ही है। तो एक सेकंड भैया, बच्चे आ गए, मैं इनको बाहर भेज दूं। सॉरी भैया। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, जब तक आपके लिए कन्वीनियंट हो तब तक बोल लीजिए। नहीं, वो मैं वो अलग रूम में बैठा हुआ था, वो बच्चे आ गए एकदम से ना, यहाँ पे उनका सामान कुछ पड़ा हुआ था, तो आके शोर मचा रहे थे थोड़ा सा। ठीक है। हाँ जी, दाम्पत्य जीवन में व्यवहार, निर्वाह, संपर्क एवं संबंध ही है। तो मतलब जो पति पत्नी का जीवन में व्यवहार व्यवहार में जो निर्वाह होता है, वो संपर्क और संबंध दोनों मतलब इसको कैसे बोलेंगे, रखेंगे? कोई बात नहीं, बोलेंगे रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अब बात समझ में आ रही है।
जी है ना? तो जी काफी बार मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सिंपल सा सेंटेंस रहता है, तो हमें कई बार उसके लिए कोई और शब्द मिलते भी नहीं है, लेकिन उस सिंपल शब्दों में ही बात समझ में आई है तो ठीक है, बात समझ में नहीं आई है तो फिर हम कोशिश करें कि उसको कुछ और भी करें, है ना? तो नहीं नहीं भैया इसका इसका मतलब ये है क्या कि पहले संपर्क में आते हैं और फिर संबंध हो जाता है, इसका ये मतलब है क्या? नहीं, मतलब मैं तो मतलब मोटा सा ऐसे देख रहा हूँ कि मतलब वो सारा का सारा व्यवहार जो है, ये दाम्पत्य जीवन ना भी होता तो भी सारा का सारा व्यवहार का निर्वाह जो है वो संपर्क और संबंध की सीमा में ही है ना? मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा ये सेंटेंस। ओके, देखिए मतलब मैं इसमें ये जिसे कहते हैं कि मैं मतलब ये वाले पार्ट को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, मैं इसी को समझ के चल रहा हूँ कि व्यवहार का निर्वाह जो है वो संपर्क और संबंध में ही है। ये दाम्पत्य जीवन में भी यही है, बाकी जीवन में भी, बाकी सब में भी जो है वो यही रहता है, संपर्क और संबंध की सीमा में ही जो है वो व्यवहार का निर्वाह जो है वो होता है। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसा देख रहा हूँ, किसी और का इससे अलग कहीं ध्यान जा रहा हो तो बताएं, मतलब मतलब इसकी नेक्स्ट लाइन में है तात्पर्य ये है कि तो ये दोनों सेंटेंसेस को जरा लिंक क्या हाँ, होता है? तो मेरे को जो वो तात्पर्य जो है वो ये इससे एक सेंटेंस छोड़ के जो आया था उसका तात्पर्य दिख रहा है, जैसे एक मन और दो शरीर था, तो यहाँ पर आएगा तात्पर्य ये है कि दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के रूप में दो है, ये दो शरीर है, और व्यवहार के रूप में एक है। ठीक है, तो जो भी व्यवहार है तो बेसिकली ऐसा ऐसा कह रहे हैं, अगर इसको दाम्पत्य जीवन से रिलेट करना हो तो क्योंकि दोनों की समझ एक जैसी हो गई है तो सब संपर्क और संबंध के निर्वाह में भी एक रूपता रहेगी, ऐसा जो है वो कह सकते। इसकी एक्सप्लेनेशन भी अगले पैराग्राफ के 2-3 लाइनों में दी हुई है। हाँ ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक मन और दो शरीर अनुभव करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा निर्विरोध पूर्वक अपने संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करना ही अवसर है, आवश्यकता है तथा उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूं, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वाली लाइन, हाँ, कि एक मन और दो शरीर अनुभव करने के लिए जो दोनों पक्ष हैं, मतलब पति पत्नी हैं, उन द्वारा विरोध पूर्वक, मतलब बिना किसी ओपिनियन डिफरेंस के अपने संबंध, यानी हम अपने रिलेशनशिप में और अपने एक्वेंटेंसेस के बीच में जो निर्वाह करना होता है, उस वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, एक आवश्यकता के रूप में है और एक अचीवमेंट के रूप में है। बिल्कुल ठीक ये तीनों बताया है ना, तो निर्विरोध पूर्वक जहाँ होता है। नहीं तो अभी काफी बार जो है वो ऐसा भी होता है कि मतलब किसी के साथ में एक तरीके से बात हो गई पति पत्नी में से किसी की, और फिर जब दूसरे को पता चला तो फिर ये निकलता है, अरे तुमने ऐसा क्यों कह दिया यार, ऐसा करना तो ठीक नहीं था, है ना? तो मतलब वो तो एक ही व्यक्ति से डील करना है, लेकिन एक को लग रहा है कि भैया उसका मूल्यांकन करते हुए इस तरह से डील करना ठीक रहेगा, इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दूसरे को लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो गया या कम हो गया, ऐसा करना ठीक नहीं था, है ना? तो वो तो मतलब वो एक मन का मतलब एक समझ हो जाएगी तो मूल्यांकन ठीक होगा, मूल्यांकन ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा, मतलब एक जैसा होगा, फिर वो उसी वही जो है वो निर्विरोध के रूप में दिखेगा, कॉन्फ्लिक्ट फ्री के रूप में दिखेगा, ऐसा जो है कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक नेसेसिटी भी है, और ये हो जाए तो ये एक अचीवमेंट भी है। बढ़िया। जी जी जहां तक मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर और यश का प्रश्न है, वह पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप में रहता है। तो जहां तक मतलब ये मतलब हम रिस्पेक्ट की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मान सम्मान की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और एक पॉपुलैरिटी की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप में रहती है, तो दोनों के बीच में रहती है तथा उसमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में वह समान रूप में बढ़ता ही है और इसकी स्वीकृति भी है। और इन दोनों में से अगर ये चीजें
मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर और यश ये किसी एक को भी मिल जाता है तो एक दूसरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मतलब पत्नी को अगर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर मिल रहा है और पॉपुलैरिटी मिल रही है तो पति उसमें स्वीकार भाव से खुश होगा। और अगर पत्नी को मिल रही है, पति को मिल रही है तो पत्नी उसको एक एक्सेप्ट करके स्वीकार भाव से खुश होगी। यहाँ ये मेरे को समझ आया। कुछ इसमें अलग मतलब तो नहीं है भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस वो कई बारी हमारा वो इंग्लिश शब्दों का चुनाव अभी धीरे धीरे करना है। तो यश को जैसे हम पॉपुलैरिटी आप कह रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी कई बारी प्रिय हित लाभ के अर्थ में भी हो सकती है। तो यश जो है वो जो एक्चुअल में जागृति के अर्थ में ही जो है उसको यश कह रहे हैं। तो जब कोई हम व्यवस्था के अर्थ में कुछ सही काम करते हैं और उसके एक तरह से प्रतिफल के रूप में एक मान सम्मान यश जो मिलता है वो किसी एक को भी मिले पति पत्नी में से, तो ऐसा लगता है कि दोनों को ही मिला है ना। तो और वो जो है वो एक तरह से ऐसा लगता है कि दोनों ही सम्मानित हुए और इसकी स्वीकृति भी है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी शब्द मेरे को पॉपुलैरिटी शब्द थोड़ा सा अभी मेरे को लग रहा है कि शायद उसको रिफाइन करना पड़ेगा, कुछ और शब्द जी ढूंढना जी पड़ेगा जी उसके लिए। जी 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 फेम बोल सकते हैं। देखते हैं अभी तो यश चल रहा है ठीक से, मतलब यश को भी हम मतलब शब्द अर्थ के रूप में तो पकड़ ही रहे हैं कि यश कह रहे हैं। तो बस ठीक है। जी जी जी। पति पत्नी के रूप में दो शरीर एक मन होने का यही प्रमाण है। मतलब यही इसी तरीके से ये एविडेंस हो जाता है कि जब पति जो है वो पत्नी की सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर से की स्वीकृति में रहता है और पत्नी जो है पति की यश, सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के स्वीकृति में रहते हैं। तो ये उनका मतलब एविडेंस हो जाता है कि एक मन दो शरीर के रूप में ये व्यक्त हो रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी ठीक है। अभी मेरे को लग रहा है भैया भैया कि आगे 4 बढ़ना। बज गए हैं और पैराग्राफ काफी लंबा है, तो इसको बात करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। तो मतलब क्या करें, कवर कर लें कि जैसा सब लोग कहें? कर सकते हैं भैया कवर, तो आई थिंक ठीक है। हाँ भैया कवर करना चाहिए, कंप्लीट ठीक हो है, जाता है तो वो एक संबंध तो वो संबंध है। ठीक है ठीक है। तो इसको मोटा मोटा सा एक बार देख लेते हैं, जो 2-3 चीजों की तरफ जो है इसमें इंपॉर्टेंट आ रही है। तो एक तो इसमें ना विश्वास मूल्य जो है उसका जिक्र हुआ है अभी, है ना। तो परस्परता रूपी सभी संबंधों में विश्वास मूल्य, तो विश्वास को जो है आप लोग को याद है जब हमने मूल्यों की बात की थी, तो सभी संबंधों में विश्वास मूल्य को आधार मूल्य के रूप में पहचाना था। तो पति पत्नी संबंध में भी तो सभी संबंधों में विश्वास मूल्य है, और ये मुद्दा ही है संबंधों को पहचानने का, है ना। तो यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। संबंधों में एक महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी संबंध है। तो पति पत्नी संबंध में भी विश्वास मूल्य जो है वो एक इम्पोर्टेंस है ही। तो विश्वास के साथ साथ सम्मान, स्नेह और प्रेम मूल्यों का निरंतर अनुभव होता है या समय समय पर होता है। न्यूनतम विश्वास मूल्य बना ही रहता है, जैसे कि सब संबंधों में रहता है। विश्वास मूल्य जो है वो बना ही रहेगा, तो तभी संबंध जो है वो चलेगा। तो इसमें जो है वो सम्मान और स्नेह जो है उसको तो क्लियर ही है कि सब परस्पर सम्मान भी रहेगा, मूल्यांकन एक दूसरे का सही से होता रहे, अपना भी मूल्यांकन होता रहे, है ना। तो तब जो है वो ठीक से संबंध चल पाएगा, और स्नेह जो है वो स्नेह का भाव भी बना रहता है, तो तभी जो है चलता है। अभी प्रेम मूल्य के बारे में फिर थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं कि प्रेम मूल्य क्या है। प्रेम मूल्य दया, कृपा, करुणा का जॉइंट एक्सप्रेशन है कि संयुक्त अभिव्यक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो यही जो है प्रेम मूल्य को यहाँ पर परिभाषित किया है। तो इस विधा में पति में मूल्यांकन के आधार पर दया, कृपा, करुणा का होना, और इसी प्रकार से पत्नी में भी इन मूल्यों का स्पष्ट होना, यह प्रेम मूल्य है। तो वास्तविक रूप में पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन
पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन। तो मतलब जब साथ-साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे की पात्रता क्या है और पात्रता के अनुसार योग्यता है या नहीं है? और फिर योग्यता क्या है और योग्यता के अनुसार पात्रता है कि नहीं है? तो ये योग्यता और पात्रता, ये समझने के क्रम में इनका भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो शुरू में ऐसा मानकर चलिए कि कुछ पात्रता है लेकिन अभी योग्यता नहीं है, तो अपनी पात्रता की तरफ ध्यान जाता है, तो धीरे से योग्यता बढ़ती है, और जब योग्यता बढ़ती है तो फिर साथ में पात्रता और बढ़ जाती है। इसको मैंने जब पहला शिविर किया था तो वहां पर इसको इस तरह से अजय दायमा जी ने एक्सप्लेन किया था, मेरे को मतलब वो ठीक भी लगा एग्जाम्पल। कुछ कुछ वो कहते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो क्लास में है, मतलब 40 बच्चों की क्लास है, तो टीचर आए अचानक और एक बच्चे को बोला कि भैया तुम आके ना जन गण मन बोलो, अभी प्रिंसिपल जी आने वाले हैं। तो बच्चे ने कहा कि भैया मेरे को तो ऐसे कभी मैंने बोला नहीं, जैसे हमें भी कई बार लगता है भैया ऐसे तो बोला नहीं। और टीचर ने कहा नहीं नहीं अभी बोलना ही है जैसे भी है। बच्चा आ गया, उसको जैसा आता था उसने वैसा बोल दिया। अभी वो बोल दिया, गाड़ी निकल गई, प्रिंसिपल आए थे, वो आके चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ सेइंग जनगण मन, बच्चे को खुद को ही लगा कि भैया मैं जो है ना अभी शायद इसको मतलब और भी अच्छे से कह सकता था। तो उसके मन में कुछ चलता रहा, तो थोड़ा उसको लगा कि हाँ भैया ये इसको ऐसे और ठीक तरीके से कह सकते हैं। कुछ दिन के बाद में दोबारा से इंस्पेक्शन होने होने लगी थी। फिर कोई और टीचर आएगा, अच्छा भाई जनगण बोल रहे हैं, कौन बोलेगा? तो अब कोई नहीं आ रहा आगे। तो फिर टीचर ने कहा पिछली बार किसने बोला था? तो पिछली बार इस बच्चे ने बोला था। बोला तुम ही आके फिर से बोलो। तो इसको आके फिर से बोलने को कहा गया, तो इसने थोड़ा सा और अपना रिव्यू किया हुआ था, तो इस बार वो उससे थोड़ा पिछली बार से बेहतर कर पाया। तो ऐसे मतलब हमें जैसे जैसे एक आवश्यकता पड़ती है या किसी सिचुएशन में आते हैं, तो उससे हमारी योग्यता बढ़ती है। योग्यता बढ़ने से पात्रता ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो ये साथ साथ जो है ना, ये इनका ऊपर बढ़ने का क्रम रहता है। तो ये पति पत्नी संबंध में भी, क्योंकि ये सब मतलब सारे ही संबंध महत्वपूर्ण है। ये संबंध जो है शरीर यात्रा में एक लंबे समय तक साथ साथ चलने वाला संबंध है। तो इसमें भी ये मूल्यांकन वाला काम होने जो है ना, ये काफी आवश्यक है और अवसर भी पूरा है। तो इसमें एक दूसरे की योग्यता के अनुसार योग्यता आंकलन होता रहे, एक दूसरे की पात्रता का आंकलन होता रहे, और दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे को जागृति के रास्ते पे साथ साथ आगे बढ़ने का जो है वो अवसर प्राप्त है। इसको जो है वो कह रहे हैं ये मूल्यांकन होना एक स्वाभाविक क्रिया है और एक आवश्यक क्रिया है। यह नित्य नैमित्तिक है ना। नैमित्तिक का क्या मतलब है? नैमित्तिक का तात्पर्य प्रयत्न पूर्वक ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने से, मतलब एक एक एफर्ट लगाने का, भैया ये काम करने वाला है। तो इसको करते करते नित्य मूल्यांकन का तात्पर्य हम मूल्यांकन में अभ्यस्त हो गए, हम रोज करते रहते हैं, इस काम को रोज करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसमें धीरे धीरे हम पारंगत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बारंबार होते होते मूल्यांकन सहज रूप से होना पाया जाता है। तो इसको हम जब बार बार करते रहते हैं तो शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, मुश्किल लगती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, कोई भी और काम भी करते हैं हमें ना, तो शुरू में कंप्यूटर में टाइपिंग करना सीखा था, वो भी शुरू में मुश्किल हुई थी, धीरे से ठीक हो गया। गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो भी धीरे से करके हम बार बार करते करते हम सहज रूप से वो कर पाते हैं। तो मूल्यांकन भी हम बार बार करते हुए, साथ में रहते हुए, धीरे से इसको हम सहज रूप में कर पाते हैं। तो मूल्यांकन का आधार क्या होगा? प्रिय हित लाभ के आधार पर मूल्यांकन करना है या मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करना है, ये इन चीजों की तरफ जो है वो साथ साथ पति पत्नी का ध्यान रहता है। तो जो है वो दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हो पाते हैं। इस प्रकार योग्यता के अनुसार पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन वैसे तो हर जगह आवश्यक है, विशेषकर पति पत्नी संबंध में होना अति आवश्यक है ना। तो कहते हैं कि हर संबंध में, मतलब मित्र मित्र संबंध में भी, भाई बहन संबंध में भी, ये मूल्यांकन जो है ये हम भी कर पाए और दूसरों का भी ध्यान जो है वो इस तरफ ले जा पाए, अपने बच्चों का भी ले जा पाए। खास तौर पे कह रहे हैं कि पति पत्नी एक ही कोई जनरेशन गैप भी नहीं रहता, साथ साथ रहने का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर जो है वो अति आवश्यक है।
ये दोनों मूल्यांकन के साथ पात्रता योग्यता जो है वो संतुलन स्थिति को पाया जाता है। हमने भी देखा ही उदाहरण के साथ में कि ये साथ साथ चलने से फिर इसका संतुलन बनता है। तीसरी विधि से अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, कोई थ्योरेटिकली ऐसा कह सकता है कि भैया किसी में योग्यता पात्रता बिल्कुल भी नहीं है तो शुरू भी कहाँ से किया जाए। तो कह रहे हैं कि भैया पति या पत्नी अथवा दोनों में योग्यता पात्रता हो ही नहीं, यह दाम्पत्य जीवन या किसी भी प्रौढ़ युवा में संभव नहीं है ना। हम मूल्यांकन सही से नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज दोनों चीज जीरो हो ऐसा नहीं हो सकता, कम हो ऐसा हो सकता है। तो वो कम कितनी है, ये जितनी समझदारी दूसरे पार्टनर में होगी उतना फिर वो अपनी पूरकता के लिए भूमिका निभा पाएगा, है ना। तो दूसरे का मूल्यांकन करना जो है वो आवश्यक है, अपना भी मूल्यांकन करना आवश्यक। और यही हमको तैयारी करवानी भी है बच्चों की भी, जब तक उनका जो है ये एक विवाह योग्य आयु जो है वो पति पत्नी संबंध में घुसने से पहले ये हो जाए। ये हो सकता है कि योग्यता पात्रता का न्यून अतिरेक हो। न्यून अतिरेक मतलब न्यून मतलब कम, अतिरेक मतलब ज्यादा। तो योग्यता पात्रता कम ज्यादा हो सकती है, किसी में कुछ कम है कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ और कम ज्यादा है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पिछली 2 लाइन में कहा। इसी में सामंजस्य को पाने के लिए दाम्पत्य जीवन का महती उपयोग पाया जाता है। महती मतलब मेरे को मतलब नहीं, महती से क्या कह रहे हैं आई आल्सो डू नॉट नो। दाम्पत्य जीवन का जो है वो ये एक उपयोग है। तो अगर हम इन चीजों को भूल जाते हैं, इन तथ्यों को, पूर्व आशयों मतलब ये जो भी पहले चीजें कही गई हैं, ये परस्पर मूल्यांकन करना, योग्यता पात्रता, परस्पर पूरकता, है ना, इन चीजों की तरफ जब ध्यान नहीं जाता तो फिर पति पत्नी संबंध जो है वो जिस तरह से भी गलतियों से भ्रमित अवस्था में चल रहे हैं, वो सारा का सारा दुख और परेशानी का कारण बन जाता है। यही भ्रम। ठीक है, तो राहुल भाई मेरे को लग रहा था कि मतलब है कि आप करते तो क्या थोड़ा समय ज्यादा लग जाता, टाइम ऑलरेडी ओवरशूट कर रहा, तो मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया है इसको, एक बार आज कंप्लीट हो जाए। भैया हाँ जी। ये जो मूल्यांकन वाली जो बात आई थी है ना, जो दोनों भी मूल्यांकन करें और योग्यता पात्रता वाली बात है ना, ये जो पूरी बात है, ये जो अभी सोम भैया ने जो अपना प्रस्तुति दिया था, अपनी फैमिली का जो उनका प्रस्तुति था, तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि एक दूसरे का सब ढक दें, वो बात एक दूसरे का क्या करें, एक दूसरे की जो कमियां हैं वो ढक दें, है ना। अच्छा, और के अकॉर्डिंगली वो दूसरा जना बिहेव कर ले, है ना। मतलब ऐसा मैं उसमें से समझ पाई थी कि भाई दूसरे की कमियां हम ढक दें और उसके अनुसार हम अपनी योग्यता प्रस्तुत कर दें, है ना, जो भी चाहते हैं। तो मैं उसको इस चीज के साथ रिलेट कर रही हूँ। क्या ये ठीक है? दीदी मेरे को ना एग्जैक्टली अब याद नहीं है, मैंने वो सुना तो था पूरी प्रस्तुति, लेकिन काफी दिन हो गए तो काफी बार एक एक शब्द याद नहीं रहता है, लेकिन भैया ये बात तो लेकिन अगर ऐसी बात हुई थी तो ठीक है। मतलब देखिए, एक दूसरे की जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस मूल्यांकन में कुछ कमी पाई जा रही है तो उस चीज का हम ढिंडोरा पीटे पूरी दुनिया में, है ना। तो जो एक दूसरे के साथ में सम्मान पूर्वक रहना है ना, मान सम्मान की भी बात हो ही रही है, तो चीजें सुधर जाएं और आपस में स्नेह भाव भी बना रहे, तो मतलब उसके लिए मतलब जैसा भी तरीका ठीक लगे, लेकिन मूल में मूल्यांकन जो है वो हम सही कर पाए, व्यवस्था के अर्थ में कर पाए, ये आवश्यक है। बढ़िया हो गया भैया, थैंक यू। ठीक है। तो देखिए मैं मतलब फिर से ये कहूंगा कि ये आवश्यक नहीं है कि हम इसको एक ही बार पढ़ें और हमारी एब्सोल्यूट क्लियरिटी बन जाए। देखिए मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ, कुछ चीजें इसमें से कुछ ऐसी होंगी मैं भी अभी ठीक तरह से नहीं समझा पा रहा, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में हमारे पास में इसका कुछ पार्ट पहुंचता है, हो सकता है 10%, 20%, 50% कुछ पहुंचे, और हम एक बार एक फ्लो में पूरी बुक को रीड कर ले। दिस बुक विल रीड मल्टीपल रीडिंग्स, बार बार इसको पढ़ेंगे तभी हमारी क्लियरिटी बनेगी। तो जितना क्लियरिटी बन रही है उतना ठीक है, कुछ चीजें रह गई हैं वो आगे सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में और चर्चाओं में धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, ऐसा मानकर चलते हैं। ऐसा ठीक है?
जी भैया। जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो ये 2 संबंध जो है हमारे हो गए आज, और साथ में हमने शुरू में थोड़ा सा एक मतलब एक फाउंडेशन के रूप में थोड़ा सा हमने रखा था, एक कॉन्टेक्स्ट सातों संबंध का। तो अगले शनिवार को आगे चलेंगे, तीसरा वाला जो है वो गुरु शिष्य संबंध है, वहां से सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, फिर सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं सैटरडे को। नमस्ते भैया, थैंक जी यू। भैया, थैंक नमस्ते यू, भैया। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।